दोस्तों ठीक उसी वक्त जब भारत 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की फाइनल मुहर लगाने के करीब पहुंच गया है, जब फ्रांस के साथ में मिलकर के 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने की महाडील लगभग फाइनल होने वाली है, एंड उसी वक्त व्लादिमीर पुतिन ने अपना सबसे खूंखार और हैरान कर देने वाला दांव क्यों चल दिया है। भारत से दूर फेंकने और भारत को हमेशा के लिए रशियन वेपनरी का मोहताज बनाए रखने का कोई बहुत बड़ा गहरा दांव है। क्या सच के अंदर रसिया बंद कमरों के अंदर भारत को सीधे छठी पीढ़ी यानी कि 6th जनरेशन की वो महाविनाशक तकनीक ऑफर कर रहा है, जिससे दुश्मन के रडार पलक झपकते ही अंधे हो जाएंगे। हवा के अंदर उड़ने वाला ड्रोन कमांड सेंटर Su-57D क्या भारत को रातों रात चाइना के खूंखार J-20 का काल बना देगा, या फिर इसके पीछे रसिया की कोई गहरी मजबूरी और चालाकी छुपी हुई है? अगर ये रशियन विमान इतना ही घातक और अचूक है, तो पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने इसे भारत के सबसे बड़े स्वदेशी सपने यानी कि एमका के लिए सीधे तौर पर मौत की घंटी क्यों करार दे दिया है? क्या महज 8 या 10 रशियन जेट्स खरीदने का वो लालच भारत के 15,000 करोड़ के स्वदेशी प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए कब्र में दफना देगा? आखिर भदौरिया ऐसा क्या जानते हैं जो इस चकाचौंध के पीछे छुपाया जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम इसी चक्रव्यूह को डिकोड करेंगे और आपको वो सच बताएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बहस से कोसों दूर है। दोस्तों, इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको सबसे पहले उस टाइमिंग को समझना होगा जिससे इस वक्त रसिया ने इस्तेमाल किया है। दोस्तों, भारत के रक्षा गलियारों के अंदर इस वक्त एक खामोश लेकिन बेहद तीव्र हलचल मची हुई है। भारत अपने अति महत्वाकांक्षी 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि MRF टेंडर के तहत फ्रांसीसी राफेल को तरजीह देने की दिशा के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। दूसरी तरफ अपने स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए विदेशी कंपनियों के साथ में इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत आखिरी फेज में है। अमेरिका की GE और फ्रांस की सैफ्रॉन इस रेस के अंदर सबसे आगे हैं। भारत सिर्फ विमान नहीं खरीद रहा है, भारत फ्रांस के साथ मिलकर के 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी के ऊपर भी नजरें गड़ाए हुए है। मोदी सरकार का विजन बिल्कुल साफ है, अब जो भी डील होगी उसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया सबसे बड़ी शर्त होगी। और ठीक इसी नाजुक और निर्णायक मोड़ के ऊपर रसिया को यह एहसास हो गया कि अगर उसने अभी कोई बड़ा धमाका नहीं किया तो अगले 40 से 50 सालों के लिए भारत का एविएशन मार्केट उसके हाथों से हमेशा के लिए फिसल जाएगा। दोस्तों, भारत ऐतिहासिक रूप से रसिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार रहा है। इस बाजार को खोना रशियन रक्षा उद्योग के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं है। लिहाजा दोस्तों, रसिया ने केवल एक विमान का ढांचा पेश नहीं किया है, बल्कि उसने एक पूरा इकोसिस्टम और अत्याधुनिक हथियारों का पैकेज ऑफर किया है जो भारतीय वायुसेना यानी कि IAF की मौजूदा कमियों को तुरंत भर सकता है। अब दोस्तों, जरा इस रशियन ऑफर की बारीकियों और इसके पीछे छिपे उस लालच को समझते हैं जिसे ठुकराना किसी भी वायुसेना के लिए बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों, डिफेंस के हलकों से जो खबर निकल कर के सामने आई है वो ये है कि रसिया ने भारत को लगभग 8 से 10 सुखोई Su-57 विमानों के क्विक ट्रांसफर का ऑफर दिया है। ये संख्या लगभग आधा स्क्वाड्रन होती है। रसिया का तर्क है कि भारत को इसे एक झटके के अंदर बड़ी संख्या में खरीदने की जरूरत नहीं है। भारत इन जेट्स को एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन यानी कि अस्थायी व्यवस्था के तौर पर ले सकता है। दोस्तों, रशिया का कहना है कि जब तक भारत का अपना एमका बनकर के तैयार होगा तब तक भारतीय पायलट्स को 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट्स को उड़ाने, उनके एवियोनिक्स को समझने और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का सीधा अनुभव मिल जाएगा। ये ऑफर इसलिए भी अहम है क्योंकि दुनिया अभी 5th जनरेशन के लिए तरस रही है और सुखोई 57 रसिया का सबसे एडवांस ऑपरेशनल फाइटर जेट है। इसके अंदर दोस्तों रडार को चकमा देने वाली स्टेल्थ कैपेबिलिटी, इंटरनल वेपन बे यानी कि हथियारों को अंदर छिपा करके ले जाने की खूबी और बेहद एडवांस सेंसर्स लगे हैं।
चाइना लगातार एलएसी के ऊपर अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की तैनाती को बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत को तुरंत एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो आंख के अंदर आंख डाल करके J-20 को हवा के अंदर ही भस्म कर सके। और दोस्तों यहीं पर रसिया ने इस डील के अंदर एक ऐसा हथियार जोड़ दिया है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों रसिया ने इस विमान के साथ में अपनी सबसे खतरनाक और घातक मिसाइल R-77M को जोड़ दिया है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि उसका एक्सेस भी वो भारत को देने की पेशकश कर रहा है। चाइना की जिस PL-15 मिसाइल से पूरी दुनिया खौफ खाती है, ये मिसाइल उसे हवा के अंदर ही राख कर देने की कुव्वत रखती है। आखिर दोस्तों इस R-77M के अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना खूंखार बनाता है? तो दोस्तों दरअसल ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR मिसाइल है जिसकी अनुमानित रेंज 200 किलोमीटर तक है। लेकिन दोस्तों इसकी असली ताकत इसकी रेंज नहीं है, बल्कि इसके अंदर लगा हुआ ड्यूअल पल्स रॉकेट मोटर और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी कि ऐसा रडार है। दोस्तों आमतौर पर जब कोई मिसाइल दागी जाती है तो वो अपनी पूरी ऊर्जा शुरुआत के अंदर ही लगा देती है। जब वो दुश्मन के विमान के पास में पहुंचती है यानी कि अपने टर्मिनल फेज के अंदर होती है, तब तक उसकी ऊर्जा और गति बहुत ही कम होने लगती है और एक चालाक पायलट तेजी से मनूवर करके उस मिसाइल से बच निकलता है। लेकिन दोस्तों R-77M का ड्यूअल पल्स मोटर गेम को पूरी तरह से बदल देता है। ये मिसाइल अपने टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद में अपना दूसरा इग्निशन स्टार्ट करती है। इसका मतलब ये है कि टर्मिनल फेज के अंदर इसकी स्पीड और एनर्जी अचानक से 2 गुनी हो जाती है। दुश्मन के पायलट को संभलने या फिर भागने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। भारत लंबे समय से ऐसी ही लंबी दूरी की BVR मिसाइलों की तलाश के अंदर था। स्वदेशी अस्त्रा सीरीज के ऊपर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन दोस्तों अस्त्रा के पूरी तरह से मैच्योर होने तक R-77M भारत को रातों रात एक ऐसी ताकत दे सकती है जिसके सामने चाइना या फिर पाकिस्तान का कोई भी विमान टिक भी नहीं सकता है। लेकिन बात सिर्फ मिसाइल पर आकर के नहीं रुकती है। रसिया ने इस ऑफर के अंदर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो सीधे 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। रसिया के सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने Su-57 के प्रस्तावित 2 सीट वाले वर्जन यानी कि सुखोई 57D के बारे में एक बहुत बड़ी जानकारी लीक की है। दोस्तों सुखोई के डायरेक्टर के मुताबिक ये 2 सीट वाला विमान कोई ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट नहीं है। इसके एडिशनल कॉकपिट की वजह से ये विमान हवा के अंदर उड़ते हुए एक एयरबोर्न कमांड पोस्ट के तौर पर काम करेगा। अब दोस्तों जरा इस तस्वीर की जरा कल्पना कीजिए। आसमान के अंदर एक Su-57D उड़ रहा है और आगे बैठा पायलट पूरी तरह से विमान उड़ाने और डॉग फाइट पर फोकस कर रहा है, जबकि पीछे बैठा हुआ दूसरा ऑपरेटर कोई हथियार नहीं चला रहा, बल्कि वो एक ड्रोन कमांड सेंटर को कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों ये ऑपरेटर S-70 ऑखोटनिक जैसे भारी भरकम और महाविनाशक स्टेल्थ ड्रोन के पूरे झुंड को कंट्रोल करेगा। S-70 ऑखोटनिक कोई छोटा ड्रोन नहीं है, ये अपने आप में एक भारी लड़ाकू विमान जितना बड़ा है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और भारी मात्रा के अंदर बॉम्ब्स और मिसाइलें ले जा सकता है। दोस्तों रसिया ने इसे 5th जनरेशन विमान के वफादार साथी यानी कि लॉयल विंगमैन के तौर पर पेश किया है। युद्ध के मैदान के अंदर ये ड्रोन Su-57D के आगे उड़ेंगे, दुश्मन के रडार को जाम करेंगे, खतरनाक इलाकों के अंदर घुसपैठ करके टारगेट की पहचान करेंगे और जरूरत पड़ने पर खुद ही बमबारी कर भी देंगे। दोस्तों इसे कहते हैं मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग यानी कि MUM-T टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर फ्यूजन पर आधारित 6th जनरेशन का कॉन्सेप्ट है। रसिया का दावा है कि अगर भारत इस डील के लिए हां करता है तो इसे ये टेक्नोलॉजी समय से बहुत पहले ही मिल जाएगी। और दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये डील इतनी ही शानदार है, इसके अंदर 5th जनरेशन का विमान मिल रहा है, 200 किलोमीटर मार करने वाली अचूक मिसाइल मिल रही है और 6th जनरेशन का ड्रोन कमांड सेंटर मिल रहा है, तो फिर भारत आंख बंद करके इस पर साइन क्यों नहीं कर देता है? आखिर दिक्कत कहां पे है? तो दोस्तों असली दिक्कत और सबसे खौफनाक जाल यहीं से शुरू होता है। और दोस्तों इसी जाल को बेनकाब किया है पूर्व वायुसेना प्रमुख
एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने। दोस्तों भदौरिया का साफ कहना है कि रसिया का ये Su-57 ऑफर भारत के अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम यानी कि एमका के लिए सीधी तौर पर मौत की घंटी साबित होने वाला है। ये कोई साधारण बयान नहीं है, इसके पीछे दशकों का वो कड़वा सच और रक्षा खरीद का वो इतिहास छिपा है जिसने भारत को आज तक विदेशी हथियारों का गुलाम बनाए रखा है। मार्च 2024 के अंदर भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS ने एमका प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम मंजूरी दी है। दोस्तों ये भारत का इकलौता 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम है जो फिलहाल डेवलपमेंटल फेज में है। भदौरिया की सबसे बड़ी चिंता यही है कि भारतीय वायुसेना के सामने इस वक्त एक बहुत बड़ा डिलेमा है। एक तरफ चाइना का तत्काल खतरा है जिससे निपटने के लिए हमें तुरंत वेपन चाहिए और दूसरी तरफ भविष्य की आत्मनिर्भरता है। रसिया कह रहा है कि आप सिर्फ 8 या 10 विमान खरीद लीजिए। सुनने में ये बहुत ही अच्छा, प्रैक्टिकल और सेफ ऑप्शन भी लगता है, लेकिन दोस्तों भदौरिया साफ चेतावनी देते हैं कि सैन्य खरीद की दुनिया के अंदर थोड़ा सा खरीदेंगे वाला कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा भ्रम है। एक बार जब कोई विदेशी 5th जनरेशन जेट वायुसेना के बेड़े के अंदर शामिल हो जाता है तो इसके पीछे पीछे उसका पूरा इकोसिस्टम चला आता है। उन 10 विमानों के लिए भारत को नए ट्रेनिंग सिमुलेटर्स बनाने होंगे, मेंटेनेंस नेटवर्क खड़ा करना होगा, हथियारों का स्टॉक जमा करना होगा और पायलट्स को एक खास तरह की ट्रेनिंग देनी होगी। जब इतना भारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो 1 या 2 साल बाद वायुसेना के भीतर से ही ये मांग उठने लगेगी कि सिर्फ 10 विमानों के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बर्बाद किया जाए, क्यों ना हम 10 की जगह 40 विमान खरीद लें या फिर 40 से 80 विमानों की मांग उठने लग जाएगी। और देखते ही देखते जो डील एक स्टॉप गैप के तौर पर स्टार्ट हुई थी वो 4 या 8 स्क्वाड्रन की परमानेंट कमिटमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये विदेशी स्टॉप गैप विमान सीधे तौर पर भारत के स्वदेशी एमका के साथ में क्रूशियल फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल मैन पावर के लिए कंपटीशन करने लग जाएगा। दोस्तों भारत का रक्षा बजट सीमित है। अगर बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा Su-57 की फ्लीट को मेंटेन करने, महंगे रशियन वेपनरी को खरीदने के अंदर चला गया तो एमका प्रोजेक्ट फंड की कमी का शिकार हो जाएगा। इस खतरे को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है रसिया का एक और मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों रसिया ने अचानक से HAL की नासिक फैसिलिटी के ऊपर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। रसिया कह रहा है कि भारत को Su-57 के लिए कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। HAL नासिक के अंदर पहले से ही सुखोई 30 MKI का निर्माण, ओवरहोलिंग और मेंटेनेंस कर रहा है। रसिया इसे प्लग एंड प्ले नाम पर बेच रहा है। उनका तर्क है कि चूंकि दोनों विमान सुखोई परिवार के हैं, लिहाजा नासिक की फैसिलिटी को आसानी से Su-57 के लिए अपग्रेड किया जा सकता है। ये तर्क भारतीय नीति निर्माताओं को बहुत लुभावना लग सकता है क्योंकि इससे अरबों डॉलर के नए इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों असल में ये एक ऐसा जाल है कि अगर भारत ने गलती से भी विमान खरीद लिया तो अगले 50 सालों तक भारतीय वायुसेना फिर से रशियन सप्लाई चेन की गुलाम बनकर के रह जाएगी। दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एमका का विकास तेजस फाइटर जेट से कई गुना ज्यादा जटिल है। इसके अंदर एडवांस स्टेल्थ डिजाइन, रडार को सोखने वाले रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स, अंदरूनी हथियारों का बेब, अत्याधुनिक सेंसर फ्यूजन और सबसे अहम एक बेहद ताकतवर नया जेट इंजन शामिल है। अगर इसके अंदर किसी एक टेक्नोलॉजी के अंदर भी कोई अड़चन आती है तो पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन खिसक सकती है। दोस्तों वर्तमान रोड मैप के मुताबिक एमका का पहला प्रोटोटाइप 2028 से 2029 के आसपास रोल आउट होने की उम्मीद है। भदौरिया का डर बिल्कुल जायज है क्योंकि भारत ने पहले भी तेजस मार्क 2 जैसे प्रोजेक्ट के अंदर भारी देरी देखी है। अगर भारत ने सुखोई 57 खरीद लिया तो डीआरडीओ और एडीए के ऊपर से एमका को टाइम पर पूरा करने का वो भारी दबाव और इमरजेंसी का एहसास खत्म हो जाएगा। और दोस्तों अगर एमका के अंदर जरा सी भी देरी होती है तो फिर से इंडियन एयरफोर्स अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को गिरने से बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर और ज्यादा विदेशी जेट्स खरीदने का दबाव बनाएगी। दोस्तों ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसके अंदर भारत का स्वदेशी रक्षा उद्योग हमेशा के लिए विदेशी लॉबी के आगे घुटने टेक देगा। भदौरिया का स्पष्ट संदेश है कि अगर हमें एक विश्व स्तरीय ताकत बनना है तो हमें इस विदेशी लालच को ठुकरा करके अपना पूरा फोकस, पूरा पैसा, पूरी राष्ट्रीय ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ एमका पर झोंक देनी चाहिए। दोस्तों इस पूरे खेल का एक और बहुत बड़ा और डार्क ग्लोबल एंगल है जिसे समझना बेहद जरूरी है।
आज दुनिया 2010 के दशक वाली नहीं है। आज रसिया और यूक्रेन के बीच में एक भीषण युद्ध चल रहा है, जिसके कारण रसिया पर पश्चिमी देशों ने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक और सामरिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे माहौल के अंदर रसिया से कोई भी बड़ी मिलिट्री हार्डवेयर डील करना भारत के लिए सीधे तौर पर आग से खेलने जैसा होगा। अमेरिका का सख्त कानून काट्सा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट हमेशा एक लटकती हुई तलवार की तरह मौजूद है। हालांकि अमेरिका ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के ऊपर एक विशेष छूट दी थी, क्योंकि वो भारत की एक पुरानी और बेहद जरूरी रक्षा आवश्यकता थी। लेकिन S-400 एक डिफेंसिव सिस्टम है। 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट एक बेहद आक्रामक और ऑफेंसिव वेपन सिस्टम है। दोस्तों, अगर भारत आज Su-57 की डील साइन करता है तो अमेरिका के अंदर बैठे अमेरिकी नीति निर्माता इसे एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखेंगे। इसके नतीजे के अंदर भारत और अमेरिका के बीच में जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और जेट इंजन के ट्रांसफर पर बातचीत चल रही है, वो रातों रात खटाई के अंदर पड़ जाएगी। अमेरिका भारत को GE F414 इंजन की टेक्नोलॉजी देने से हाथ पीछे खींच सकता है, जो भारत के तेजस मार्क II और शुरुआती एम का विमानों के लिए लाइफलाइन है। यानी दोस्तों, रशिया से एक रेडीमेड विमान खरीदने के चक्कर में भारत अपने पूरे स्वदेशी एविएशन इकोसिस्टम की लाइफलाइन को खतरे के अंदर डाल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, रशिया की अपनी सप्लाई चेन इस वक्त भयंकर तनाव से गुजर रही है। युद्ध के कारण रशिया के अपने रक्षा उद्योग को सेमीकंडक्टर और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। भले ही रशिया ये दावा करे कि वो भारत को समय पर डिलीवरी दे देगा, लेकिन युद्ध के हालात के अंदर अगर कल को स्पेयर पार्ट्स या फिर क्रिटिकल कंपोनेंट्स की सप्लाई रुक गई तो भारत के करोड़ों डॉलर्स के ये हाईटेक फाइटर जेट्स जमीन पर धूल फांकने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, भारत किसी भी कीमत पर अपनी नेशनल सिक्योरिटी को एक ऐसे देश की सप्लाई चेन के भरोसे नहीं छोड़ सकता है जो खुद एक अंतहीन युद्ध के अंदर फंसा हो। मोदी सरकार की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और विदेश नीति इस वक्त एक बहुत ही सधे हुए संतुलन के ऊपर चल रही है। भारत दुनिया को यह साफ संदेश दे चुका है कि वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी यानी कि सामरिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर काम करता है। भारत अपनी जरूरत के हिसाब से फैसले लेगा, किसी महाशक्ति के दबाव में नहीं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपने दीर्घकालिक हितों की बलि चढ़ा दे। भारत का लक्ष्य अब सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार बने रहना नहीं है। भारत खुद को ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्टेब्लिश करना चाहता है। रक्षा निर्यात लगातार बढ़ रहा है। ब्रह्मोस से लेकर के पिनाका और तेजस तक दुनिया भर के अंदर अपनी धाक जमा कर रहे हैं। ऐसे में वापस एक विदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर डिपेंडेंट होना भारत के इस नए आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर भारत के विजन के खिलाफ हो जाता है। अब दोस्तों, अगर हम इस पूरे महामंथन का रणनीतिक निष्कर्ष निकालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। रसिया का Su-57 और R-77M मिसाइल का ऑफर बिना किसी शक के तकनीकी रूप से एक बेहद शक्तिशाली और मारक पैकेज है। ये चाइना के J-20 के खिलाफ तुरंत एक खौफनाक दीवार खड़ी कर सकता है। नासिक की फैसिलिटी का इस्तेमाल करके इसे लॉजिस्टिकली भी सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ एक शॉर्ट टर्म विजन है। दीर्घकालिक रणनीति के चश्मे से अगर हम देखते हैं तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति कभी भी उधार की टेक्नोलॉजी और विदेशी जहाजों के दम पर आगे नहीं बढ़ सकती है। दोस्तों, जब तक भारत खुद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सबसे जरूरी एविएशन इंजन के सोर्स कोड के ऊपर अपना 100% कंट्रोल नहीं कर लेता है, तब तक भारतीय आसमान की पूर्ण संप्रभुता सुनिश्चित नहीं हो सकती है। भदौरिया की चेतावनी किसी निराशावादी की आवाज नहीं है, बल्कि ये एक उस विजनरी की पुकार है जो जानता है कि दर्द सहे बिना कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। अगर भारत आज थोड़ा दर्द सह लेता है, अगर वायुसेना आज अपने मौजूदा राफेल्स, अपग्रेडेड सुखोई और स्वदेशी तेजस बेड़े के दम पर कुछ साल और निकाल लेती है और सरकार एमका के डेवलपमेंट के अंदर किसी भी तरह की लाल फीताशाही और फंड की कमी नहीं होने देती है, तो 2030 के दशक के अंदर ही भारत के पास में अपना खुद का एक ऐसा अजय स्टेल्थ फाइटर जेट आ जाएगा जिसे कोई भी प्रतिबंध, कोई भी ग्लोबल क्राइसिस या फिर कोई भी विदेशी देश ग्राउंड नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, वही भारत की असली ताकत भी होगा।
दोस्तों सवाल सिर्फ एक फाइटर जेट चुनने का नहीं है, सवाल यह है कि भारत अगले 50 सालों का भविष्य किसके हाथों में सौंपना चाहता है। क्या हम फिर से एक रेडीमेड और लुभावने विदेशी विकल्प के जाल के अंदर फंस करके अपने वैज्ञानिकों, अपने इंजीनियर्स और अपनी स्वदेशी प्रतिभाओं का मनोबल तोड़ देंगे, या फिर हम उस कठिन लेकिन गौरवशाली रास्ते के ऊपर चलेंगे जो हमें सही मायनों के अंदर एक एरोस्पेस सुपर पावर बना देगा। और दोस्तों इस मामले के अंदर जो बड़ा अपडेट सामने आया है वो आया है ब्रिटेन से। दोस्तों इस वक्त भारत 3 देशों के साथ में इस एमका जेट के इंजन के लिए डील कर रहा है, जिसके अंदर पहला है अमेरिका, जिसकी जीई कंपनी के साथ में हम डील कर रहे हैं। दूसरा है फ्रांस, जिसके सैफ्रॉन के साथ में हम आगे बढ़ चुके हैं। और तीसरा जो देश था वो था ब्रिटेन। और दोस्तों ब्रिटेन से हमारे पास में सबसे बड़ी खबर यह आती है, और इसके अंदर दोस्तों ब्रिटेन की जो कंपनी है रोल्स रॉयस, जो इस तरह के फाइटर जेट इंजन बनाने के अंदर महारत हासिल रखती है, उसके साथ में हमारे देश की ही कंपनी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मिलकर के एक बहुत बड़ी डील साइन कर ली है। मतलब दोस्तों अब इस एमका के लिए इंजन का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है, यानी कि अब ये बहुत तेजी के साथ में फुल ऑन स्पीड के साथ में बनने वाला है। लिहाजा भदौरिया का जो इशारा है उससे भारत सरकार को बिल्कुल मानना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार भी इसी वजह से रशिया को घास नहीं डाल रही। अब दोस्तों आप बताइए, आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें कि हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार।